हेलो एवरीवन, नए साल 2024 के इस पहले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान गणेश से यही प्रार्थना रहेगी कि आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं को वो दूर करें और आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर दें। इसी प्रार्थना के साथ और भगवान गणेश का नाम लेकर नए साल की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो कुछ कुछ केसेस में साइबर सेल या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं वो बैंक को आदेश देती हैं कि जिस भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है उनका ईडीडी कराया जाए, यानी कि इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस कराया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस क्या है, बैंक किस प्रकार से यह करवाती है और इस पूरी प्रक्रिया को आपको कितनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, केवाईसी से हम सभी परिचित हैं। केवाईसी का जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। पहला सीडीडी और दूसरा ईडीडी। सीडीडी स्टैंड्स फॉर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड ईडीडी स्टैंड्स फॉर इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस। जब आप किसी बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो आपसे कुछ जरूरी दस्तावेज मांगा जाता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके अलावा आपके बेसिक इंफॉर्मेशंस मांगे जाते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका पता, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्रोफेशन। ये थोड़ी बहुत जानकारियां आपसे ली जाती हैं। इन सारी बेसिक सी जानकारियों के अलावा आपसे आपका आधार या पैन कार्ड का ओरिजिनल मांगते हैं, जस्ट टू वेरीफाई। या आज के समय में तो बैंक 2 मिनट में ही इंटरनेट की मदद से आपका आधार और पैन कार्ड का वेरिफिकेशन कर लेता है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही बेसिक सी जानकारी देकर, आधार पैन कार्ड देकर आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और नियमित तौर पे आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जो है वो बैंक के सभी कस्टमर्स का होता है, लेकिन जहां तक ईडीडी यानी कि इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस का सवाल है वह सिर्फ चुनिंदा ग्राहकों के होते हैं। ईडीडी बैंक तभी कराता है जब किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में हाई ट्रांजैक्शन दिख रहा हो, या फिर कोई अनयूजुअल पैटर्न में ट्रांजैक्शन दिख रहा हो, या फिर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिख रहा हो और बैंक को इस बात का शक हो कि यह जो हाई ट्रांजैक्शन या फिर अनयूजुअल पैटर्न में ट्रांजैक्शन या फिर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में हो रहा है, अगर इसका कनेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, तभी बैंक किसी भी व्यक्ति का ईडीडी करवाता है। हाई ट्रांजैक्शन तो क्लियर है। सपोज आप एक स्टूडेंट हैं या एक बहुत ही छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं और अचानक आपके बैंक में लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन होने लगे, तो इस हाई ट्रांजैक्शन के कारण आप बैंक के शक के दायरे में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर ट्रांजैक्शन का कोई अनयूजुअल पैटर्न दिख रहा है, जैसे कि सपोज अचानक आपके बैंक अकाउंट में 999 का एक पेमेंट आ रहा है और लगातार हर दिन 999 के 20, 25, 50 पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तो बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे मनी म्यूल का भी एग्जांपल अपने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने दिया है। अचानक आपके बैंक अकाउंट में कुछ लाख रुपए आ जाएं और फिर उन पैसों को आप छोटे छोटे सेक्शंस में डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हो, फॉरेन से पैसा आ रहा हो, फॉरेन बैंक अकाउंट में आप अचानक पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर अन्य तरह की ऐसी कोई भी गतिविधि जो आपके बैंक अकाउंट में हो रही है जिससे बैंक को यह शक हो कि आप किसी भी प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो सकते हैं। बैंक को अगर इस प्रकार के किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग या किसी भी अन्य प्रकार के फाइनेंशियल क्राइम का शक भी हो जाए तो भी वह उस व्यक्ति का ईडीडी करवा सकता है जिसके बैंक अकाउंट में इस तरह के अनयूजुअल पैटर्न बैंक देख रहा है। अब सीडीडी और ईडीडी में अंतर यह है कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में बैंक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन एक कस्टमर का लेकर और आधार पैन कार्ड लेकर उसका बैंक अकाउंट ओपन कर देता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का ईडीडी कराना होता है तो इसका तात्पर्य होता है कि बेसिक इंफॉर्मेशन के अलावा
उस कस्टमर के संबंध में और भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ताकि उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जा सके और एनालाइज करके यह पता लगाया जा सके कि क्या उस व्यक्ति का हाथ किसी भी तरह के मनी लॉन्ड्रिंग में हो सकता है या नहीं। ईडीडी की शुरुआत होती है बैंक ऑफिशियल्स का आपके घर आना और आपके एड्रेस और आपके संबंध में अन्य जानकारियों को वेरीफाई करना। अगर कभी भी बैंक के द्वारा यह सूचना आपको दी जाए कि भाई आपका बैंक अकाउंट चाहे किसी भी कारण से फ्रीज हो, अगर उसे ओपन करने के लिए आपके घर पर आकर आपका वेरिफिकेशन करना है और तभी आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, तो समझ जाएं कि बैंक आपका ईडीडी करना चाह रहा है और इसीलिए वह आपके घर आना चाहता है। सबसे पहले बैंक ऑफिशियल्स आपके घर पहुंचते हैं और आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई जिस व्यक्ति ने बैंक अकाउंट खुलवाया है और आधार कार्ड में उसने जो एड्रेस दिया है वह उस एड्रेस पे रह रहा है या नहीं। अगर उस एड्रेस पे आप मौजूद हैं तो आपके घर पे ही आपका एक फोटो लिया जाता है। इसके अलावा आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वेरीफाई किया जाता है कि जो भी फोन नंबर आपने बैंक में दिया है वो एक्चुअली आप यूज कर रहे हो या नहीं। बैंक से जो भी मैसेज या ओटीपी जा रहे हैं आपके उसी नंबर पर जा रहे हैं या नहीं, या आपने किसी दूसरे का नंबर दे रखा है। इसके अलावा जो ईमेल आपने दिया है वह ईमेल आप एक्टिवली यूज कर रहे हो या नहीं। इस तरह के पहले बेसिक्स जानकारियों को वेरीफाई किया जाता है उस व्यक्ति के घर पे पहुंच के। इसके बाद शुरू होता है महत्वपूर्ण सवाल, जहां पर उस व्यक्ति के प्रोफेशन संबंधी सवाल पूछे जाते हैं, उनके आय का स्रोत पूछा जाता है, जो उनका काम है। इसके अलावा भी अगर और कोई इनकम उनको हो रहा है तो उस संबंध में भी बैंक ऑफिशियल्स जो हैं वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से उस व्यक्ति से गहराई से पूछताछ की जाती है और उसके संबंध में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बैंक ऑफिशियल्स इकट्ठा करते हैं। जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है उसके संबंध में भी बैंक ऑफिशियल्स उससे डिटेल में पूछताछ करके जानकारी लेते हैं कि वह सारे ट्रांजैक्शंस जो थे वह उनके बैंक अकाउंट में कैसे और क्यों हुए। अब इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस जो है वो बहुत ही विस्तार से होता है और यह एक जटिल प्रक्रिया भी है। अगर बैंक को लगता है कि उस कस्टमर से जो इंफॉर्मेशन लिया गया है दैट इज सफिशिएंट, तब तो बात वहीं खत्म हो जाती है। अगर उन इंफॉर्मेशन से बैंक अधिकारी संतुष्ट नहीं है तो फिर उस व्यक्ति के संबंध में वह बाहर भी पूछताछ कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके आय का स्रोत क्या है, कहीं उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, या फिर किस प्रकार से वह व्यक्ति पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है। इस तरह की सारी जानकारियां वो बाहर से भी इकट्ठा कर सकते हैं और फिर सारे मिली जानकारियों के अनुसार वह इस बात को एनालाइज करते हैं कि यह कस्टमर जो है उसके कितने चांसेस हैं किसी भी प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होने के। अब समझते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं उनमें साइबर सेल या अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां क्यों ईडीडी का आदेश बैंक्स को देती हैं। तो सबसे पहले इस बात को मैं एकदम क्लियर कर दूं कि ईडीडी का आदेश साइबर सेल के द्वारा हर केस में नहीं दिया जाता है। बहुत ही सेलेक्टेड केसेस में ईडीडी का आदेश साइबर सेल जो है वह बैंक को देता है और इसका कारण है कि जिस भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन का मनी लॉन्ड्रिंग से कनेक्शन होने का संदेह। इस प्रकार का कोई भी संदेह अगर साइबर सेल को होता है तो वह बैंक को ईडीडी कराने का आदेश दे सकता है और प्रक्रिया फिर वही है जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताई है। ईडीडी करवाने के बाद बैंक जो है वह सारी इंफॉर्मेशंस को साइबर सेल से शेयर करता है ताकि साइबर सेल भी उसको एनालाइज कर सके कि जो फला व्यक्ति है उसका मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होने के कितने चांसेस हैं। अब एज सिंपल एज दैट, अगर आप गेमिंग ऐप से कोई पैसा कमा रहे हैं, P2P में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोन ऐप से पैसा आ गया है, या फिर आप कोई इंस्टाग्राम लाइक एंड सब्सक्राइब वाले इश्यूज में फंसे हुए हैं, या फिर आप कोई दुकानदार हैं, अन्य तरह का कोई यूपीआई से पेमेंट करके चला गया है, इन सब मामलों में अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली साइबर सेल बहुत इंटरेस्टेड नहीं होगा आपका ईडीडी करवाने में। लेकिन जहां आप बैंक अकाउंट अपना बेच रहे हो, अपने बैंक अकाउंट में इलीगल पैसे ले रहे हो और उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, या फिर जो सोर्सेज मैंने आपको बताया है उन सोर्सेज से भी बहुत बड़े पैमाने पर आपके पास पैसा आया है और आपने उसको आगे फॉरवर्ड किया है और साइबर सेल को इस बात का शक है
कि जो भी पैसे का लेन देन आपके बैंक अकाउंट से हो रहा है वह डेफिनेटली कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का शक होना ही सफिशिएंट है कि वह बैंक को आदेश दे सके कि वह आपका ईडीडी करवाए। बैंक अगर ईडीडी करवा रहा है तो इसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और जहां तक संभव हो सही सही जानकारी बैंक ऑफिशियल्स के साथ आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत बयानबाजी अगर आप करेंगे और बाद में साइबर सेल के द्वारा वह पकड़ा जाता है तो आपके लिए मुसीबत जो है वो दुगनी हो जाएगी और आप शक के घेरे में भी आ जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि इसको सुनकर आपको बहुत पैनिक करना है। अगर आपने कुछ नहीं किया है और किसी भी तरह के मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल क्राइम का हिस्सा आप नहीं हो तो फिर बेफिक्र होकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का सहयोग करें। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।